हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा। डॉक्टर साहब, आज अखिलेश यादव ने इशारों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दोस्ती के संकेत दिए हैं। उनका कहना है समाजवादी पार्टी और बसपा का पुराना रिश्ता है। नेताजी और काशीराम जी ने साथ साथ काम किया है। क्या कहेंगे उनके इस संकेत को लेकर? नहीं, पुराना रिश्ता तो बड़ा भयंकर था कि मायावती जी को समाप्त कर देने के षड्यंत्र हो गया था। गैस का सिलेंडर हम लोग मैं तो प्रत्यक्ष गवाह हूं, क्योंकि आदरणीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के साथ मैं गया था। थोड़ी देर हो जाती तो शायद वो ब्लास्ट हो जाता गैस का सिलेंडर। पुराना रिश्ता अगर वो वाला रिश्ता है तो खतरनाक है। भले ही बहन जी दूसरे दल की हों, लेकिन हर नेता के कीमत है, इज्जत की भी, जीवन की भी। तो दोनों दल का रिश्ता तो बड़ा खटास वाला रहा है। अब कहो आप प्रयोग की अगर बात करो तो प्रयोग भी निसफल रहा है। दोनों दल साथ में जब मिलकर लड़े थे, सपा और बसपा, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई थी। और जो बसपा के मतदाता थे उन्होंने सपा को देने के बजाय भाजपा को दिया था, और जो सपा के मतदाता थे उन्होंने बसपा को देने के बजाय भाजपा को दिया था। तो प्रयोग करें, उनका अपनी उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी रणनीति है। लेकिन बीजेपी अपने कैडर बेस्ड कार्यकर्ताओं के आधार पर और जनता में किए गए कार्यों के आधार पर। तो आपका मानना है यदि सपा और बसपा फिर से गठबंधन करते हैं तो उनकी पार्टी में भगदड़ मच जाएगी, उनके कार्यकर्ता दोनों पार्टियों के बीजेपी की तरफ आ जाएंगे? मैं समझता हूं कि वो अपने राजनीतिक अस्तित्व के अंतिम दौर पर होंगे। और अब ये सब सुगुफा छोड़े जाते हैं दलित वोटों को आकर्षित करने के लिए। उनको जवाब भी तो देना होगा ना कि जब दलितों पर अत्याचार आपने किया था समाजवादी पार्टी के शासनकाल पे, तो वो क्यों किया था। और उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो कटुता और इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी के साथ, तो उनको भी तो बताना पड़ेगा। मैं समझता हूं ये एक कोरी कल्पना है, और ये अगर कल्पना वास्तविकता में भी बदल जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई किसी प्रकार का नुकसान की बात नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा, आपने जो ये गैस सिलेंडर वाली घटना बताई है, आज की युवा पीढ़ी भी समझे, क्योंकि आप कह रहे हैं मैं प्रत्यक्षदर्शी था, तो थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। नहीं, देखिए, आदरणीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता थे, और उस समय मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष था। और हम लोग शाम को बैठते थे, भले हम सत्ता में नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा में भारी जमावड़ा उस समय हमारे कार्यालय पर होता था जब मैं बैठता था। अचानक पीएनटी फोन पर ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का फोन आया, और उनका कि ये नहीं बताया क्या हुआ, उनका कि मेरा झगड़ा हो गया है और मुझे लोगों ने घेरा, आप तुरंत आओ। कितने लोग हैं? तो जितने लोग थे हम लोग, 3 गाड़ी संभवता थी। ट्रैकर मेरे पास लाल रंग का था बड़ा, तो उसमें 10-12 लोग बैठ जाते थे। 2 और एक महिंद्रा थी, एक और गाड़ी थी। 3 गाड़ियों से हम लोग जैसे पहुंचे, मुझे किस्सा नहीं पता था। आदरणीय ब्रह्मदत्त जी जोर से चिल्ला के अंदर यही राज्य अतिथि गृह में गए, और उनका कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो लोग कहां है। अब वो लंबे किस्से हैं, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन एक सिलेंडर में आग लगी हुई दिखाई पड़ रही थी। तो तुरंत ब्रह्मदत्त जी का, तो उसमें खैर उनका शैडो ही था, उसने देख लिया था। तो दरी से पकड़ के, हमारे युवा प्रमोद रघुवंशी थे हमीरपुर के, उनके उसमें युवा मोर्चा अध्यक्ष थे, हमीरपुर से आए थे, और 3-4 लोग और थे। तो उन सबने, और उनके ब्रह्मदत्त जी के गनर जो थे उसमें, उन्होंने सबने मिलके उसके दरी जो वहां पड़ी थी, जो मैट थी, उसी को उस पर डाल दिया। तो क्या ये बहन जी को मारने के लिए गैस सिलेंडर ओपन कर दिया गया था? देखिए, ये सारी चीजें तो बहुत सारी प्रचारित हो चुकी हैं, सर्वविदित है, लेकिन वो विभत्स दृश्य था। जब हम लोग पहुंचे थे तो भारी संख्या में लोग भाग रहे थे वहां से निकल के, और निश्चित रूप से जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था कि उन लोगों ने उनको एक तरीके से घेर रखा था, और बंद कमरे से बड़े मुश्किल से वो पेजर के माध्यम से ब्रह्मदत्त जी ने संदेश भेजा था। इसके अलावा वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके बाद कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी के नेता, तरह तरह के बयान आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करना होगा। देश विरोधी जो बयानबाजी है उसे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि समाजवादी के पार्टी के सांसद हैं बर्क, उन्होंने कहा है कि
राष्ट्रीय गीत गाने से, वंदे मातरम गाने से क्या कोई रोजगार मिल जाएगा? वहीं कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमें देशभक्ति भाजपा ना सिखाए। देखिए, ये हिंदू और मुस्लिम का प्रश्न नहीं है। हमारे मुसलमान बंधु भी जब सिजदा करते हैं तो जमीन पर, यानी मादरे वतन पर सर को रखकर सिजदा करते हैं। यानी कहीं ना कहीं लगाव जरूर होगा। उनके धर्म में कहा गया कि नहीं, कहा गया, मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उनका माथा भी धरती पर लगता है। यानी मादरे वतन, जिसको हम कहते हैं धरती भारत माता या धरती माता, उसके प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हैं। हिंदू भी जब होता है तो माथा टेकता है और धरती को मां मानता है। यानी वंदे, यानी उनकी वंदना करना, उनकी स्तुति करना, सिजदा करना, यही वंदे मातरम है। वंदे मातरम मतलब है राष्ट्र का आराधन, राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण की भावना का प्रस्तुतिकरण, प्रकटीकरण। और जब ऐसा व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप में वो अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध से अपने को सिंचित करता है। अब कोई कहे कि मैं इसको नहीं करूंगा, तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? यानी राष्ट्र के प्रति आपका जो समर्पण है वो नहीं है। तो वंदे मातरम का अपमान करना एक तरीके से राष्ट्र का अपमान है। और ये राष्ट्र का अपमान ये जाति और धर्म के आधार पर नहीं, अगर व्यक्ति के आधार पर कोई कर रहा है तो निश्चित रूप में उसको वो स्तुति या प्रशंसा का पात्र नहीं हो सकता। वो जाने अनजाने में वो राष्ट्र का विरोध कर रहा है। ये राष्ट्रगीत है और ये वंदे मातरम तो लोकसभा और राज्यसभा में गाया गया है पूरा। ये कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया जाता रहा। ये बीजेपी ने थोड़ी, जनसंघ ने थोड़ी इसको लागू किया है। ये सारे स्टेंजा जितने थे वंदे मातरम के तब गाए जाते थे। और इसको तो रफी अहमद किदवई ने गाया है, अब्दुल कलाम आजाद ने गाया है, एक मुस्लिम बंगाल के थे, उन्होंने इसका प्रस्ताव किया था। अब इसको और एक अखबार था वंदे मातरम, लाहौर से छपता था उर्दू में। ये तब मतभेद नहीं था वंदे मातरम का जब शुरुआत हुआ, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सियासत, आजादी के बाद 50 के बाद इन लोगों की सियासत हुई और उसके 4 स्टेंजा हटा दिए गए। मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है और वंदे मातरम के सब स्टेंजा पढ़ाए जाएंगे, बोले जाएंगे, गाए जाएंगे। तो ये देश की पुरानी परंपराओं का अनुरक्षण है। कांग्रेस जिसको भूल गई है उन परंपराओं को भाजपा ला रही है। और मैं समझता हूं इसमें दल का, संप्रदाय का, जाति का कोई विषय ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो सही कहा। इसके साथ ही बात करें तो कांग्रेस इस समय देशव्यापी प्रदर्शन कर रही। उत्तराखंड में उसका राज्य स्तरीय पहले प्रदर्शन हुआ, वहां की यूनिट ने किया। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेसियों ने किया। पुलिस से भी उनकी धक्का मुक्की हुई है। कांग्रेस की इस नीति को लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, कांग्रेस इस समय मैं समझता हूं कि उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। एक शायद उनके एक ही विधायक हैं और कहीं भी बाकी जो बचे उनके, मतलब जमानत जब्त होने में पिछला जो चुनाव था उसमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड किसी के नाम था तो उनके नाम था। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर वो कोई कार्यक्रम ला रहे हैं तो उनको ये भी बताना पड़ेगा ना बीजेपी की कौन सी नीति के खिलाफ है आप। क्या वो राष्ट्र में लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग हब बना जा रहे हैं भारत को? वो एआई सम्मेलन करके युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता खोल रहे हैं या वो कृषि के क्षेत्र को बचाकर किसानों की आमदनी को दोगुना करने का काम कर रहे हैं? क्या वो जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ले गए हैं उसके लिए? क्या वो किसानों को सम्मान निधि ना दे? क्या आप चाहते हो कि वो टॉयलेट, शौचालय उनका निर्माण ना कराएं या मकान ना दे? या क्या आप चाहते हो कि आयुष्मान भारत के माध्यम से उनको मुफ्त की उनका इलाज ना करें? हम समझता भारतीय जनता पार्टी की तो यही नीति है और मुझको लगता है इसी नीति के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हो। क्या आपको बताना चाहिए कौन सी नीति ऐसी है जिसको आप अनीति मानते हो? अगर अनीति मानते हो तो क्यों मानते हो? भाजपा ने तो पूरी दुनिया में कोरोना के बाद भी, तमाम जगहों के युद्ध के बाद भी हमारी जीडीपी सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी है। तेज से विकसित होने वाला राष्ट्र हम बने हैं भाई, और हम चौथे स्थान से अब तीसरे स्थान की तरफ बढ़ने की तरफ कदम उठा रहे हैं। हम विकसित भारत बनने जा रहे हैं। अब इसका विरोध कर रहे हो क्या? आप नहीं चाहते कि भारत विकसित भारत बने? आप नहीं चाहते कि दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था भारत बने? आप नहीं चाहते किसानों की आमदनी दुगनी हो, महिला का सशक्तिकरण हो और युवा जो है अब जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बने? अगर नहीं चाहते तो प्रदर्शन करो।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।